वे गाते थे, लोग सुनते थे, वे नाचते थे, लोग देखते थे, वे स्वांग रचते रहे और लोग हंसते रहे। वे अपने को शिव जी का प्रतिनिधि कहते हैं। वेदों पुराणों में उनका जिक्र है। विष्णु पुराण में तो उन्हें गाते हुए पैदा होने वाला बताया गया है, इसलिए ये गंधर्व कहलाए। कहते हैं कि संगीत का पहला सुर शिव जी के डमरू से निकला। उत्तराखंड में बादी या बद्दी नाम से जाने जाने वाले गंधर्वों को जानना न केवल बहुत रोचक है, बल्कि ये गीत संगीत के आदि पुरुष भी हैं। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में निवास करने वाले बादी लोग अब भले ही कम हो गए हों, लेकिन गीत संगीत और स्वांग में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज भी कई क्षेत्रों में बादी रह रहे हैं नए तरीके से। समय के साथ उनकी भूमिका बदली है। सामाजिक ताने बाने के बदलने से बादियों की परंपरा अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसे संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। बादियों के गीतों में युगों युगों के स्वर हैं, प्रेम बिछोह के, दुख दर्दों के, आपसी भाईचारे और सौहार्द के, सामूहिकता के। हम जितना इन्हें समझते जाते हैं, चेतना का आकाश उतना ही खुलता जाता है। लेकिन अब घर आंगन से ये गीत बाहर निकल चुके हैं, समाप्त भी हो रहे हैं। पौड़ी जनपद गढ़वाल की सांस्कृतिक विरासत का ध्वजवाहक। कभी बादियों का बहुत बड़ा समाज बसता था इन पट्टियों के गांव में। हम आज हैं मनारसियों पट्टी में। इसी पट्टी में है कांसखेत का नेथाना गांव। हम इस गांव में मिले बादी परंपरा की लगभग अंतिम जोड़ी से, रामचरण, जिन्हें लोग थुन्नी बद्दी के नाम से जानते हैं। उम्र 76 वर्ष, बीमारी से लाचार, पिछले 1 वर्ष से पूरी तरह बिस्तर पर है। उन्हें फेफड़े का कैंसर है। और उनकी पत्नी है राजेश्वरी देवी, जिनकी उम्र 65 वर्ष। थुन्नी बद्दी अब बहुत कुछ बोल नहीं पाते। जब हम उनके अतीत के बारे में बातचीत करने लगे तो कभी ऊंचे स्वर में गाने वाले थुन्नी बड़े उत्साह और आंखों में चमक लाते हुए सिर्फ होंठों को हिलाकर ही हल्के स्वरों में अपनी बात कह पाए। आपने कितनी उम्र में शुरू किया था ये सब? 14-15 साल में। माँ पापा के साथ। अच्छा, पापा के साथ। तो शुरू में क्या होता है? शुरू में क्या सीखना होता है? शुरू में तो जैसे आवाज सीखते हैं, हाँ। छोटे मोटे गीत, उसके बाद गाने, हाँ। गजलें, हाँ। वैसे तबले के ठीके सीखना पड़ता था। रामलीला नाटक। वे बताते हैं कि उस जमाने में बादियों का गांव में बड़ा सम्मान था। लोग बहुत आदर से बैठाते थे, दुख तकलीफ में साथ भी देते थे। ये है रामचरण की पत्नी राजेश्वरी। बताती है 16 साल में शादी हो गई थी। मैं तभी से उनके साथ गांव में गाने के लिए जाती रही हूँ। बहुत सारी यादें हैं उनकी गांव के बारे में। देखते थे आपको, लोगों का क्या दृष्टिकोण होता था? सम्मान से देखते थे? सम्मान से देखते थे। अच्छा। अच्छो आदर करता था, हैं गाँव में भी अच्छो आदर करता था। तो राम अब तो हुआ आदर उधर भी सब हो गया। थुन्नी बद्दी का छोटा बेटा है मनोज, जो 32 साल का है। उनकी लोक विधाओं पर बहुत अच्छी जानकारी है। बादियों के इतिहास, परंपराओं और वर्तमान स्थिति पर उन्होंने बहुत सारी मौलिक बातें हमें बताई। नमस्कार, मैं मनोज बादल, ग्राम नेथाना से। जितने भी आप लोगों की यहाँ पर टीम आ रखी है, हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जहाँ हमें ढूंढ रहे हैं, हमें चिता रहे हैं और एक सोई हुई संस्कृति को जगाने का काम करते हैं। इसलिए आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैंने इस संस्कृति को अपने पिताजी के साथ बचपन से देखा है। ये समझ लो कि जब से मैं दूध पीता रहा हूँगा तब से मैं इनके साथ में इधर उधर जाता था। तो मेरे जो है नसों में भी और लहू में भी इस संस्कृति का प्रभाव है। अब तो अगर आप इसे जीवित कर सकते हैं, अगर हमें सहयोग कर सकते हैं तो ये पुनः जीवित हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। हमारा जो पैतृक गांव था मलेथा में, जो है हमारे कोई परदादा रहे होंगे तो उनका यहाँ पर अपना रहना खाना था। राजशाही का ज़माना था उस समय। तो उस समय यहाँ जो रानी साहिब थी, इनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण फरमान जारी किया गया राजा साहब के द्वारा कि सब जितने भी राजशाही में प्रजातंत्र है, इन सब के सिर मोड़ दिए जाएं रानी के लिए, रानी के सम्मान में। अब जो शिव जटा का जहाँ तक सवाल आता है, तो शिव जटा खंडित नहीं की जाती।
अगर खंडित की जाती है तो ये महापाप है। इसलिए इन लोगों ने यहाँ से जाना बेहतर समझा, क्योंकि राजशाही का जो फरमान था इसका उल्लंघन करना भी नाजायज़ था, राजा जी का अपमान था। इसलिए ये चुपके से यहाँ से रातम रात अपने घोड़े कस के ब्रिटिश गढ़वाल पौड़ी में आ गए। हमारे दादाजी ने फिर यहाँ लोगों को अपने से जोड़ा, अब वादी समाज से जोड़ा, और यहाँ जो है ग्राम उजियारी में बेड़ा व्रत खेली गई, और वहाँ उजियारी में गगवाड़ सिंह जो है सब वादियों के नाम किए गए, और यहाँ की जितने गांव हैं ये वृत्ति के रूप में अपनों को बांट दिए गए थे। उसके बाद हमारे दादाजी मूलीवादी ये जो है मनियार सिंह आए अपनी घोड़ी लेके और अपने परिवार के साथ में मनियार सिंह आए। फिर इन्होंने ग्रामधारी में जो थोकदारों का गांव हुआ करता था वहाँ अपनी बेड़ा व्रत खेली, और बेड़ा व्रत खेलने के बाद मनियार सिंह में पूरा इनका ही एक छत्रवृत्ति हो गई। इन्होंने फिर अपने लोगों को इसको बांटा, और तब से हमारे पिताजी को यहाँ बिठाया गया, और यहाँ ग्राम ने थाना में हमें ससम्मान यहाँ दिया गया, और हम ये वृत्ति चलाते। इतनी समृद्ध परंपरा के वाहकों के पास अपनी उपेक्षा के लिए बहुत सारे सवाल हैं। वे इस विधा के संरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। रामचरण भले ही साफ बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी पीड़ा उनके चेहरे में साफ दिखाई देती है। गाँव के लोग प्लेन्स में चले गए, वहाँ की बोल भाषा संस्कृति थी। घर में आके कहे बाबू जी नमस्कार, आप किसे कह रहे हो कि आप फलाने दादाजी नाती हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। हम नहीं पहचानते हैं, कौन हो तुम, क्या हो? रामचरण की बातों को रामेश्वरी पूरा करती है। उन्हें अब अपनी विधा खतरे में दिखाई देती है। उन्हें इस बात का भी खतरा है कि वादियों की आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस विधा के साथ सुरक्षित नहीं है। खत्म ही समझ लिया के दिखना मन परंपरा भी है, पर हम भी ये चाहता था कि समाज बनी रहे तो अच्छी बात है। रामचरण और रामेश्वरी की नई पीढ़ी के सामने भी बहुत सारी शंकाएं हैं, लेकिन छोटा बेटा मनोज अभी अपनी परंपरा से जुड़ा है। उनमें लोक विधाओं की अच्छी समझ है। इसमें ऐसा होता था कि जब कोई महामारी आती थी, हैजा आ जाती थी, तो उस समय उसके निवारण के लिए ये अनुष्ठान के रूप में किया जाता था। अनुष्ठान मतलब जितने भी महामारी जो होती थी, खेती में भी होती थी और लोगों में भी होती थी। यहाँ का बाण लगे मतलब मानव तंत्र में बिगाड़ पैदा करना इस महामारी का वो होता था रीजन। अब इसकी रक्षा के लिए जो है हम लोग इस यज्ञ को करते थे। रामचरण और उनकी पत्नी के रहते उनकी अगली पीढ़ी के मनोज का अपनी परंपरा से मोह हटा नहीं है। उनका परिवार अभी भी इस बात से आशान्वित है कि अगर उनकी विधा को बचाए रखने का काम सरकारी या स्वयंसेवी संस्थाएं करती हैं तो अभी इसे संरक्षित किया जा सकता है। इसमें पहले तो हमें अपने लोगों को जोड़ना पड़ेगा, फिर अपनी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बनानी पड़ेगी कि जैसे गुरु शिष्य के माध्यम से हो सकता है, कहीं पर अपनी स्कूल खोलना पड़ेगा। उसके लिए अगर सरकार हमें सहयोग करती है तो हम अपना स्कूल खोलेंगे, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे इसके बारे में। और जन कल्याण की जहाँ तक बात है, फिर जन कल्याण की धारा तभी बहेगी जब हम आपस में जुड़ेंगे। इस समय हम जो है अलग अलग हो रखे हैं, खंड खंड हो रखे हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में रामचरण की यह उम्मीद उनके जीवन की ऊर्जा से संचित है। इस विधा के लिए जीवन भर जीने वाले थुन्नी बद्दी की यह उम्मीद अकारण भी नहीं है। बच्चों के लिए करने को अभी कुछ और है भी नहीं। रामेश्वरी भी इस बात को मानती है कि यदि उनकी विधा को बचाने की कोशिश की जाती है तो जो लोग बचे हैं उन्हें इससे रोजगार और सम्मान दोनों मिल सकता है। अब बच्चों था हमारे तो बच्चों तक सरकार अगर कुछ कर दे तो भी अपन वो कर दे कुछ है। इस संस्कृत विभाग में वो भी अपन प्रोग्राम दिखांदा ये बच्चा लोग तो वो तो कोई अब ख्याल ही नहीं लाना चाहिए लोग को तभी तब हुए थे उन भी छोड़ेल तब के। अब बच्चा लोग उन भी इन छोड़ेल के अब हम तो ख्याल ही नहीं करना चाहिए तो हुए गए। अब तो अब गाँव में जाओ तुम तो बेटी बुआरी नचनी छिन है ओ बेंच डोल दो मोह मन नचना छिन ओ मन नचना से मन नचना तो अब हम लोग तो हम तो इन नाच इन नचे हम
मनोज का कहना है कि परंपरा के साथ आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। वे कहते हैं कि यदि वादी परंपरा को नए रूप में रखा जाए तो हमारे समाज के लिए लाभदायक हो सकता है। समृद्ध परंपरा, परेशानियों और उम्मीदों के बीच फिर बद्दी के गीत फूट पड़े, हमेशा की तरह। तेरो गढ़वाल देश राजा की रियासत खास पटी गोच जख सोनिंद चंद्र बदनी नोच रंदी छे माता महादेव का संग दक्ष प्रजापति को जगह के भंग। हमें लगा कि हम परंपरा के उसी आंगन में खड़े हैं जहां कभी बद्दी के स्वर गूंजते थे, जहां प्रकृति से एकाकार हुई हैं उनकी कई पीढ़ियां। आज भी हम उनकी 3 पीढ़ियों के बीच सुन और गुनगुना सकते हैं कुछ पुराने पाती की। त्रिशूल पर माता छेदी की लेन गढ़ असवार महादेव जी गनी त्रिशूल पर माता छेदी की लेनी। हम आज खिरसू में हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह छोटा सा कस्बा अब पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन हमारे लिए खिरसू के और भी मायने हैं। इससे जुड़ा है बद्दियों का इतिहास। खिरसू के ग्वाड़ कोडगी में आज भी काठवादी का मेला लगता है। इस मेले में लोक देवता घंटरियाल को पूजा जाता है। काठवादी का मेला वादियों से संबंधित है, जिसे गांव वाले हर वर्ष वैसाख के तीसरे सप्ताह में मनाते हैं। इसमें प्राचीन बेड़ावर्त के प्रतिरूप के रूप में लकड़ी के एक वादी को वर्त अर्थात घास से बनी रस्सी में फिसलाया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ बेड़ावर्त खेलते हुए बद्दी को रस्सी से ही आछरी ने हर लिया था। बाद में ग्वाड़कोटगी गांव में अकाल पड़ गया, फसलें सूखने लगी, महामारी फैलने लगी। इसे बद्दी का प्रकोप बताया गया। इसके निवारण के लिए काठ के बद्दी को प्रतीक के रूप में हर साल मनाने की परंपरा चल पड़ी। लेकिन लोग कुछ अलग ही कहानी कहते हैं। कहानी यह है कि किसी गांव की लड़की की शादी जो है हमारे गांव में हुई थी, और उस लड़की को जो है कि जब लोग जो है अपने मायके से जो विदा होकर आई थी तो उसको दोन और कंडे के रूप में जो दिया जाता है, उसी के साथ जब जो वो आई तो उसकी एक पहली बिसौण वहाँ पे हुई थी, जहाँ पे उसने वो अपना कंडा और दोन जो है वहाँ पे मतलब रुकी थी वहाँ पे वो। तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा कष्ट हुआ था। उसने जो है कि इस देवता को याद किया। उस देवता को याद करते हुए वो जो है कि देवता तुरंत उसके साथ आए और उसकी मदद करते हुए यहाँ तक पहुँचे। मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग जो है कि इस कटबद्दी का मेले का आयोजन करते हैं। असल में कटबद्दी का मतलब है काठ का बद्दी। यह प्रतीक है वादी परंपरा के प्रमुख अनुष्ठान बेड़ावर्त का। कभी यह कृषि की उन्नति और लोगों की खुशहाली के लिए बद्दी लोग किया करते थे। पता नहीं खिरसू के लोग काठबद्दी का मेला करने के बावजूद भी इस कहानी को क्यों वादी के साथ नहीं जोड़ते। पुराने समय से एक कहानी चली आई है। हमारे यहाँ पे कोई शादी करके लाया कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर से, तो वो अपने बिहाता को यहाँ लाया। तो उसने देखा कि यहाँ मैं इतनी दूर आ गई हूँ, मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है। तो उसने अपने जब ये वापसी में गए तो इन्होंने अपने पिताजी को या अपने परिवार वालों को बताया कि आपने मुझे ऐसी जगह पे भेज दिया है कि जहाँ पर मेरे साथ देने वाला कोई न मेरे जान पहचान, अपरिचित जैसे लोगों के बीच में आ गई हूँ मैं। तो उसके पिताजी ने जो है अपने इष्ट देवता को, या जो भी जिसको हम इस समय घंडियाल के रूप में देखते हैं, घंडियाल देवता के रूप में, तो उन्होंने कहा कि जाओ वहाँ पर ये एक निगाल की कंडी बनाई, उसमें फूल और देवता का नाम सुमरन करके कि ये तेरे साथ रहेगा, जहाँ तू जाएगी वहाँ ये भी रहेगा। तो जब 2 या 3 दिन के यहाँ पे पहुँचे तो उसने अपना शौच वगैरह के लिए उस कंडी को अच्छी जगह पर रख दिया और अपने आप ज़रा शौच वगैरह के लिए चली गई होगी। इसी बीच में यही कहते हैं कि इस बीच में वो थोड़ा सा खिसक करके रास्ते से थोड़ा अलग चले गई देवता की कंडी। तो उसने आगे देखा कि यहाँ पर अभी रखा था मैंने, कहाँ गया। तो देवता की तरफ से कोई पुकार जैसी हुई कि तो आप फिक्र मत कर, मैं इधर ही तेरे इर्द गिर्द हूँ और तू फिक्र मत कर, तू अपने घर जा। तो वहीं पर से हमारे ग्वाड़ गांव है, तो थोड़ा सा दूरी पे 10-15-20 मीटर पे। तो वो वहाँ पर उन्होंने एक किस्म से अपने लिए स्थापना का जैसे कार्यक्रम कर दिया कि मैं यहीं पर रहूँगा। यह कहानी घंटरियाल देवता के संदर्भ में सही हो सकती है,
लेकिन जब हमने पूछा कि कटबद्दी का मतलब क्या है तो वह भी इस बात को स्वीकारने लगे। वादियों का जहाँ तक बात है कि वादी जो है पहले गांव के सुख और दुख कार्य में बेहतरीन सहयोग देते थे गांव को। तो ये लोग जब इस मेले में जब इनकी वो हुई तो पहले सचमुच का वादी जो है कि रस्सी के सहारे नीचे निकाला जाता था। जब वो निकाला जाता था तो ग्राम सभा द्वारा जो गाँव के लोगों द्वारा जो उनको अच्छा प्रस्तुति दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे परंपराएं बदली और उस बद्दी की जगह पर अब जो है लकड़ी का बद्दी बनाकर उस परंपरा को यथावत रखने का प्रयास किया जा रहा है। खंडरियाल देवता के संदर्भ में जो कहानी प्रचलित है वह अपनी जगह है। इस कहानी का असल में कटबद्दी के अनुष्ठान से कोई लेना देना नहीं है। बादी लोग इस मेले को अपने वंशजों की याद का मेला बताते हैं। वो कहानी ये है कि जब उन्होंने व्रत लड़ाई होगी किसी जीवित वादी को व्रत लड़ाई होगी तो वो वादी मर चुका था, मतलब गिर गया था व्रत से वो, और वो मर गया। अब मरने के बाद वो गांव में कुछ उसकी आत्मा गांव को परेशान करने लगी। और जब गांव को परेशान करने लगी तो गांव वालों ने फिर कहीं इधर उधर कहीं पूछा पाछा कि बक्के कहते हैं गढ़वाल में, बक्के के पास गए होंगे। बक्के ने कहा भाई वो आत्मा परेशान कर रही तुम्हें, तो तुम इसका मेला कर लो, फिर से इसे व्रत लड़ाओ। तो अब जिंदा तो कोई मिला नहीं लड़ने वाला, क्योंकि वो तो ख़त्म हो चुकी थी बात की, अब कोई नहीं लड़ेगा। जब ऐसे मरते गए पूर्व हमारे लोगों के बुजुर्ग तो कोई आगे मंजूर नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ मंजूर तो उन्होंने फिर लकड़ी का बनाया, बांस की लकड़ी से उन्होंने एक कठबद्दी बनाया और उस कठबद्दी को उन्होंने वही बबले की रस्सी बना कर उसमें रड़ा के, और वो मेला इसलिए होता वहाँ। जो भी हो, खिरसू बादियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। काठबादी के मेले की अपनी कई रस्में हैं। लोग दूर जंगल से बाबिल की घास से 40 मीटर रस्सी बनाते हैं। इस घास को लाने के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। इस रस्सी को गांव के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांधा जाता है। इसमें बांस की लकड़ी से बने बद्दी के मुखौटे को फिसलाया जाता है। इस पुतले को भी बनाने की लंबी परंपरा है। खिरसू हमारे लिए एक नया अनुभव है। अगली बार खिरसू बद्दी मेले के लिए आना होगा। फिलहाल खिरसू को विदा। अभी हमारा सफर जारी है। जो जो हम आगे बढ़ते हैं, वादियों के जीवन और उनकी समृद्ध परंपरा के प्रति हमारी उत्सुकता और बढ़ जाती। अब हम हैं पडलसियों पट्टी में। पौड़ी कोटद्वार का मुख्य राजमार्ग, उसके दोनों ओर गांव की लंबी श्रृंखला, दाईं तरफ विस्तृत घाटी। यही स्थित है तल्ली कांडली गांव, जहां हमें वादी परंपरा को आगे बढ़ा रहे नरेश मिले। हमारो नाम साहब नरेश लाल जी और ग्राम कांडी तल्ली पट्टी पडलसियों का रहने वाला शाम। और हमारे बेटे को प्रचलन नहीं होगी। पहले हमारा माता पिता जी शिव की पूजा करता चाहे, शिव की लांग की पूजा करता चाहे, हमसे लोग ये चीज़ से मन अच्छा। और सबकी पूजा जो एक पूजा कर छो ब्राह्मण कर दो छो, लेकिन हमारे जी धरती की पूजा जो एक बदे के हाथ से हुन छे। और बदे के हाथ से जब दुई सारू माटो मंगे छो तो लांग का तो जब वो माटो रखे जान से वो माटा तक जो कि हम लोग मतलब फिर लोग सारी फेंकना चाहे तो हमारे जो धान की वृद्धि होनी चाहिए। कल मोसो गोने बांधर सोल सुंगुर दूर हुंचो। नरेश भी अपनी विधा के समाप्त होने से चिंतित है, लेकिन बताते हैं कि अब इस विधा में न रोटी मिल सकती है और न सम्मान। नरेश जब वादी परंपरा के गीत उसी लहजे में गाते हैं तो लगता है उन पर संगीत के नए युग का प्रभाव नहीं पड़ा है। ये लकड़ों का बदला ये मकबीला, वो छुटा बुलावला म्यारा सड़की घुमरे माँ, मी भरी थी हुए गो ये माँ भारी उमर माँ, मी भरी थी हुए गो ये माँ। हो ही साला की गुदी साजे की सवेरे देवता मन सीधे होंदे नाग राजा। हिम्मत है जाला भांडा तेरा मंदिर पर वाला अणगिणे था घांडा नाग राजा। ये अणगिणे था घांड तेरा मंदिर पर वाला अणगिणे था घांड नाग राजा। अणगिणिता घांड तेरे मंदिर पर वाला अणगिणिता घांड नाग राजा। जगदीश चराचर स्वामी प्रभु तुम हो अंतरयामी, जगदीश चराचर स्वामी
जगदीश चराचर स्वामी, जगदीश चराचर स्वामी, प्रभु तुम हो अंतर्यामी, जगदीश चराचर स्वामी। हाँ सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, तुम कृपा के स्वामी, जगदीश चराचर स्वामी, प्रभु तुम हो अंतर्यामी, जगदीश चराचर स्वामी। यह है पौड़ी के पास स्थित ग्वाली घाटी। पौड़ी से इसकी छटा देखते ही बनती है। यह घाटी दो पट्टियों, गंगवाड़सियों और बड़ेलसियों के रूप में जानी जाती है। इन्हीं में है तमलाग गांव, कभी बादियों के लिए प्रसिद्ध था, पूरे क्षेत्र में उसकी वर्ती थी। यह रमेश से मुलाकात हुई। उनके माता पिता इसी काम को करते थे। वे आज भी गांव में चले जाते हैं शादी ब्याह के समय गाने के लिए। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया। रमेश अपनी परंपरा को सहेज कर रखना चाहते हैं। बताते हैं कि बहुत समृद्ध परंपरा है हमारी। जो अपने हिसाब से, जो हम पुराने हिसाब से गाते थे वो तो हम गाते ही हैं, लेकिन हम आगे इसको नए हिसाब से भी गा सकते हैं। इसकी धुन भी बदल सकते हैं, इसकी संगीत भी बदल सकते हैं, ये कर सकते हैं हम। इसके बारे में तो हमें पूरा नॉलेज होता है। हम लोग जो हमारी जाति पेशा हमारा ऐसा है कि हम खुद कवि हैं, खुद हम गीत बना लेते हैं, खुद हम गा भी लेते हैं, खुद हम बजा भी लेते हैं। जैसे कोई गीत गा के सुना दीजिए। जैसे हम कोई भी गीत गाते हैं, जैसे हमारा पुराना गीत है, तैं तैं सुपिनो है ग्याई हेलो नारायणा, सुपिना माँ देखा तैने हेलो नारायणा, देखी उसमें भगवान हेलो नारायणा। वे जहां इसके संरक्षण के हिमायती हैं, वहीं समाज में आ गई बुराइयों को अपनी परंपरा के समाप्त होने की सबसे बड़ी वजह मानते हैं। समाज को अब दूसरे तरह का संगीत चाहिए। शादी ब्याह में अब डीजे की मांग होने लगी है। ऐसे में अपने व्यवसाय से रोटी पाना मुश्किल है। सम्मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। अरे ये पंडित की बात, पंडित को तो सम्मान इसलिए मिल जाता है कि वो एक जगह पे बैठ के पूजा करता है उसका। अब हमारा नाचने गाने का काम है। नाचने गाने में आप देखो आजकल डीजे भी बज रहा है, तो देखो साले बौखला रहे लोग, दुनिया टीवी में गाने आ रहे हैं, उस अंदर अंदर बच्चे सीटी बजा रहे हैं, पर ये नहीं कि ध्यान से टीवी देख लिया। तो जमाना तो बिगड़ चुका है, इसलिए हम लोगों की जो ये परंपरा थी ये इसीलिए लुप्त होती जा रही है। रमेश अपना परंपरागत पेशा छोड़कर घोड़ा चलाते हैं। वह कहते हैं कि अब न तो हमें सम्मान मिलता है और न ही इससे हमारे परिवार का लालन पालन हो पाता है। रमेश ने बताया कि कुछ साल पहले साहित्यकार डॉक्टर कुसुम नौटियाल ने टेका गांव में लांग लगाई थी। ऐसे बोलता है कि जैसे वो ऊपर चढ़ गया, उसने उसे पूछा पहुंचा रे पहुंचा, उसने कहा हाँ जी पहुंचा। किसके नाम से पहुंचा? कि महादेव जी के नाम से पहुंचा। किसके नाम से पहुंचा? कि पंच प्रधानों के नाम से पहुंचा। किसके नाम से पहुंचा? कि ये जनता जनार्दन के नाम से पहुंचा। और उसके बाद उसको बोला कि ठीक है, तो पंच नाम देवताओं का 33 करोड़ देवताओं का महादेव शिव जी का खंड बाजे। फिर उसने खंड किया, फिर उसके बाद बोला उसे जनता जनार्दन के खंड बाजे। बस यही चलता रहा। तमलाग गांव में ही हमने कई ग्रामीणों से बातचीत की। हमें यहाँ डबल सिंह नेगी मिले। उन्होंने बातचीत में बताया कि हम लोग चाहते हैं कि बादी परंपरा जीवित रहे। नेगी जी कहते हैं कि बादी परंपरा के लोग कल्याण के गायक हैं। इस परंपरा में सवर्णों के कल्याण के लिए ही गीत गाए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले डबल सिंह के लिए बादी गीत और बादी समाज सांस्कृतिक एकता का बहुत बड़ा आधार है। वे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि बादी लोगों के साथ अब लोगों का पुराना रिश्ता नहीं रहा। वे कहते हैं कि जब भी कोई बादी गांव में आते हैं तो लोग उनका पहले की ही तरह सम्मान करते हैं। यहाँ तो ऐसा है नहीं, अगर हमारे गांव में आए तो हमारे गांव में तो ऐसी प्रॉब्लम इनको आज तक कभी नहीं हुई है। शराब पी के न किसी ने डिस्टर्ब किया होगा और न कभी आगे करें, क्योंकि हमारे गांव के बीच में रहने वाले लोग हैं और एक हिस्सा है हमारे गांव का, तो हम इनको ऐसा थोड़ी नहीं परेशान करेंगे। हाँ, कहीं दूसरी जगह गए होंगे, प्रॉब्लम हुई होगी इनको। हमारा अगला पड़ाव है पौड़ी। पौड़ी गढ़वाल की संस्कृति का प्रमुख केंद्र। यहाँ हम मिले राम भक्ति से। राम भक्ति बेड़ा बेड़ी परंपरा के ध्वजवाहकों में से है। उनके पास जहां बादी गीतों का बहुत बड़ा संकलन है, वहीं उन्होंने गढ़वाली लोकगीतों को भी गाया है। उन्होंने बहुत सारे भजन और गीत बनाए हैं। स्वाणी डांडी काठ को रोतली डांडी का
बहुत सारे अनुभव हैं उनके पास। अपने गीत संगीत को आगे बढ़ाने की इच्छा भी है और बहुत सारी शिकायतें भी, समाज से और सरकार से भी। लेकिन अपनी परंपरा को आगे तक ले जाने की ललक अभी भी उनके अंदर है। हाँ, मेरा नाम राम भक्तिलाल सांबेदी है। मैं सरस्वती सांस्कृतिक कला मंच का अध्यक्ष हूँ और पारंपरिक हमारा यह पेशा है। जबकि रेडियो भी नहीं था, टीवी भी नहीं, टीवी तो खैर अभी हाल में आई है, पर रेडियो भी नहीं था। हमारी जात, हमारी परंपरा, हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति मतलब यह है कि गांव-गांव में नाच खेल करके जनता का मनोरंजन करते थे। राम भक्ति ने बहुत छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें विरासत में ही गीत संगीत मिला। राम भक्ति उन लोगों में से हैं जिन्होंने बेड़ा संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन लांग में हिस्सा लिया है। लांग तो मेरे खेली हुई सर, 22 लांग मेरे खेली हुई बचपन 12 वर्ष से। राम भक्ति 22 बार लांग खेल चुके हैं। वे अपनी संस्था के माध्यम से ही अपनी परंपरा को आगे ले जाने में लगे। उन्हें इस बात पर आक्रोश है कि सरकार इस परंपरा को बढ़ाने में कोई सहयोग नहीं देती। एक दिन में एक रात में 2 गीत लिख देता था पहले। अब मेरा भी दिल टूट गया। बस अन्य लोग हैं ये हमसे पारंपरिक गीत मांगते हैं, यार पुराने गीत दे दो यार, पुराने गीत दे दो। हम कभी किसी को दे भी देते हैं, किसी को नहीं भी देते हैं। तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके लंबे चौड़े हाथ हैं। अब हम लोग तो वहीं पड़े हुए हैं। राम भक्ति से मिलने का मतलब था बेड़ा बेड़ी परंपरा की 2 पीढ़ियों से मुलाकात। एक वह जिसमें वे जिए और वह जो तेजी से अपनी परंपराओं से कई कारणों से अलग हो रही है। और ये है राम भक्ति की पत्नी। बेड़ा बेड़ी परंपरा पर उनका कहना है, अब गांव में जाएं हम जैसे तो लोग कहते हैं कि मोटे ताजे पढ़ रखे हो, तुम कुल्ली काम नहीं कर सकते, हाथ पांव टूट रखे तुम्हारे, हमारे बच्चों के लिए नहीं हो रहा, तुमको कहाँ से। हमको तो बहुत पीछे छोड़ दिया लोगों ने। हमारे बच्चों के लिए कहीं कोई टाइम पे लिए खाना भी नहीं है। कोई गाँव में जाता है तो बोलते जाओ क्या देना है तुमको, भगाते हैं। ऐसे करके लोग हमको बहुत पीछे छोड़ दिया। अब तब कैसे जाए लांग खेलने भी कुछ भी, जब लोग मुँह ही नहीं लगाते हैं। तो अब हम सरकारी प्रोग्राम करते हैं, कभी आ गया प्रोग्राम तो कर दिया, नहीं आया तो बस वैसे रहते हैं। तभी तो हमारे बच्चे भी नफरत हो गए उस चीज से। जब कोई मुंह नहीं लगा रहे उनको तो कह रहे कि छोड़ो क्या है। आप देख लो हमसे आगे और लोग पहुंच गए संगीत उसमें ना। हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है अब कि कहाँ। पहले तो हम ही थे संगीतकार, सबको गाना सुनाते थे, नाच दिखाते थे, वो करते थे। अब तो कुछ नहीं है। पौड़ी में ही हम पुत्तूलाल से मिले। पुत्तूलाल वादी परंपरा के एक कुशल ढोलक वादक। वे बेड़ा समाज के जाने माने ढोलक वादक हैं। ढलती उम्र और बीमारियों के चलते पुत्तूलाल जैसे कलाकारों के सामने जीने का संकट खड़ा हो गया है। पौड़ी जनपद के इन गांवों के वादियों से मिलने के बाद हम आगे बढ़े कुछ नए अनुभव और वादियों से मिली जानकारी के साथ। अब हमें एक ऐसी जगह जाना था जहां अभी बचे हैं बहुत सारे वादी जो अभी भी परंपरागत रूप से अपनी थाती को बचाने में लगे हैं। श्रीनगर को पार कर यह है वीर भड़ माधो सिंह की कर्मस्थली मलेथा। ये वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी का स्मारक है। और हम जब इस उनकी कूल से ऊपर आए तो उससे लगभग ये 100 मीटर दूरी पर है। और ग्राम सभा ने इसको 5-7 साल पहले इस स्मारक को बनाया था। और जी ढंग से पूरे उत्तराखंड की पूरे इतिहास पुरुष के रूप में हम माधो सिंह भंडारी को जानते हैं। उसमें माधो सिंह भंडारी जैसे लोगों की स्मारक ही ढंग से उपेक्षित रहते हैं, उसका एक जीता जाता उदाहरण ये स्मारक भी है। और माधो सिंह भंडारी की जो पूरी ऐतिहासिक जो देन पूरे उत्तराखंड के लिए है, अगर हम सब लोग उस धरोहर को संरक्षित करके इस इतिहास पुरुषों को अपने ढंग से याद करें तो माधो सिंह भंडारी भी जिंदा रह सकते और हमारी सारी धरोहरें भी जिंदा रह सकती। मलेथा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है डांगी चौड़ा गांव। टिहरी जनपद के कीर्तिनगर विकासखंड का एक गांव कड़ाकोट पट्टी में स्थित डांगी चौड़ा। यहाँ अभी भी उठती हैं वादी के संगीत की लहरें। तिमले कोत पात ए सोन कुर्सी माँ देखे राजन बोला दो बद्रीनाथ नरेंद्र से महाराज। यहाँ हमारी मुलाकात हुई तुंगीराम से। तुंगीराम वादी परंपरा के अंतिम पहरेदारों में से एक हैं। जबकि मनोरंजन का कोई साधन नहीं था तो हमारे बुजुर्ग लोग जो तो वृत्ति बनी हुई थी हम लोगों की, तो अपनी वृत्ति में जाते थे, वहाँ लांग खेलते थे, तो माता पिताओं के साथ जाते थे। तब हमें उससे शिक्षा ग्रहण हो गया कि मतलब इस काम को करना पड़ता है। जैसे मतलब हमारा 15-16 मवासे का गांव है तो इसमें कम से कम हम 5-7 माह तो इस काम को करते थे।
अब कुछ कुछ जो आगे के बच्चे हैं तो उनको थोड़ा शर्मिले हो गए वो, अब उनको इस काम करने से शर्म आ रही है। आज भी तन्मयता युक्त और उन्मुक्त गायन है उनका। दुनिया के हवा देखा, दुनिया के हवा देखा, यारों की लचे, दया धर्म की छे डाली, दया धर्म की छे डाली, यासो की लचे। तुंगीराम का साहित्यिक नाम है कविराज, है भी बिल्कुल कवि से। उन्होंने हमें वादियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। वे अपनी परंपरा को न केवल बहुत समृद्ध मानते हैं बल्कि उसके कई ऐतिहासिक संदर्भों को भी समझाते हैं। उस टाइम का माहौल बहुत अच्छा था क्योंकि मनोरंजन का एक ही साधन था हम लोगों का। जब हम जहाँ जाते थे बड़ी इज्जत होती थी, कदर करते थे लोग कि मतलब ये लोग जो हैं सेवाकारी हैं और हम लोगों ने इन किसानी लोगों की सेवा की है जी। इसी में हमारा पालन पोषण भी हुआ। भोलेनाथ ने ये वरदान दे रखा था कि आप लोगों ने जब बांटे बन रहे थे तो उस टाइम हमारे जो बुजुर्ग थे वो सो रखा था बेचारा। अब जब अपना अपना बांटा लेके आ गए, दास लोग, लोहार, सारे जितने कला आदमी थे वो सब अपने बांटे लेके आ गए। तब जो है भोलेनाथ के लोगों ने कहा भाई तू सो रखा है यार, वहाँ तो भोलेनाथ तो वरदान बांट रहे हैं आज। मैंने कहा अच्छा, तो उसने कहा मैं भी चलता हूँ। अब जब चला साहब वो भोलेनाथ के द्वार में कैलाश पर्वत पर, उसने कहा प्रभु मेरे भी प्रणाम स्वीकार करो आप। वाह, उन्होंने कहा स्वीकार तो है पर तुम बहुत लेट में। उन्होंने कहा साहब मेरे इसका भी दे दो, जैसे तुमने सबको दिया ऐसे मेरे को भी दे दो। अरे उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, बचा हुआ जो था वो सब बन गया, अब तेरे लिए तो कुछ रखा ही नहीं है। तो उसने कहा साहब जब मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं अपनी आत्महत्या करता हूँ, चट्टान के नीचे छलांग मारता हूँ है जी, और अपनी आत्महत्या करता हूँ। अरे उसने कहा यार तो परम भगत निकल गया, तूने अपना हिसाब आप ही मांग लिया। उसने कहा तू बनेगा जिम्मेदार का, किसानों का सेवक। वादी जो है ये भगवान भोलेनाथ के अंग से पैदा हो रखा है। और उसने तब जब उन्होंने कहा कि भाई आप सब तो बांटा तो बांट गया, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है साहब, तब उसने इन किसानों के ऊपर उसका कारोबार छोड़ दिया कि आप इनकी सेवा करोगे, लांग खेलोगे, व्रत रखोगे और इसी में आपका गुजारा होगा। 60 वर्ष के तुंगीराम बताते हैं कि बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उनके पास अपनी परंपरा के खत्म होने के कई कारण हैं गिनाने के लिए, लेकिन अभी मानते हैं कि वादी समाज के संगीत को संरक्षित किया जाए तो यह लोक विधा फिर से लोकप्रिय हो सकती है। तुंगीराम से हम शाम को मिले थे। सूरज जब घाटियों में छुप रहा था तो तुंगीराम ने इस पल को इतना खुशनुमा बना दिया कि उतरते सूरज के साथ हम भी संगीत की गहराइयों में डूबते चले गए। ताचला केत ताच हे अजमेर माँ होंदी राजा, सोन खुरसों की जाचे, नारेंद्र से महाराज। आज की सुबह भी हम डांगीचोरा गांव में ही हैं। सुबह के निकलते ही हमारा साक्षात्कार होता है संगीत की नई किरणों के साथ। हमारे साथ पूरे परिवार के साथ हैं ईश्वर भक्ति। 55 वर्ष की ईश्वर भक्ति ने बहुत छोटी उम्र में अपने सास ससुर के साथ गांव में गीत नृत्य करना शुरू कर दिया था। उनके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत सारा कहना चाहती है अपने व्यवसाय के बारे में। मेरा नाम है ईश्वर भक्ति, गांव हमारा डांगचोरा, ग्राम पाली डांगचोरा, पट्टीकड़ा कोट, जिला टिहरी गढ़वाल। ईश्वर भक्ति आज भी गांव में तुंगीराम के साथ ही गाती और बजाती है। उन्होंने श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में अपनी प्रतिभा दिखाई है। ईश्वर भक्ति सुप्रसिद्ध वादी रामलाल की पत्नी है। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा प्रेमलाल बोल नहीं सकता लेकिन बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। वह लकड़ी और मिट्टी से बहुत अच्छी कलाकृतियां बनाता है, मजदूरी कर अपने परिवार को पालता है। उसकी पत्नी सुनीता ने हमें बहुत अच्छे वादी गीत सुनाए। सासू के डायरा को बारे बेलो बेलो जांदे रोमक वे जांदे मांजे। सुनीता कहती है अगर उसे मौका मिले तो वह अपनी परंपरा को आगे जरूर बढ़ाएगी। छेंज बार सीखने लें तब छेंज मतलब मेरी रुचि छेंज कि मैं आगने मतलब गाना गाऊँ कि आगने जाऊँ गाना बजे ना। ईश्वर भक्ति का दूसरा बेटा है मुकेश। शादी ब्याह में वह बैंड बजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उनकी पत्नी
अनीता देवी ने बहुत अच्छे गीत सुनाए। वह चाहती हैं कि उनके बच्चे गीत संगीत में आगे जाएं। वह बताती हैं कि स्कूल में बच्चे संगीत सीख रहे हैं और कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले रहे हैं। देखो दादा दादी सब भी काम करते छा बोड़ो रोटे कमा लांग खेल छा लांग भी देखी। हाँ लांग भी देखी छ और हम तो भी शौक छ लेकिन हम कर नहीं सकता कि हम तो शर्म लगती। अनीता गा भी बहुत अच्छा लेती है। तेरी चौठी मागू तिल वे मलागू मेरो दिल छोरी कन लो रोग लगाई जनी माँ हाँ जनी माँ कि जनी माँ हट दूर रख हाथ मैंने कर दो तेसे बात छोरा। हमने ईश्वर भक्ति की तीसरी पीढ़ी से भी बात की। मुकेश की बेटी बताती है कि उन्हें संगीत का बहुत शौक है। उसने भी हमें कई गीत सुनाए। एक वादी गीत भी सुनाया। हे दर्जी दीदा को तो अंगड़ी बना दे मेरे घघरी पर चमकदा मगजी लगा दे। हे दर्जी दीदा को तो अंगड़ी लगा दे मेरे घघरी पर चमकदार मगजी लगा दे। डांगी चौड़ा के बादी परिवारों से मिलने का मतलब था बादियों की मौलिकता से साक्षात्कार। उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं। तुंगीराम से लेकर ईश्वर भक्ति तक सबका यही मानना है कि बादी गीतों को गाकर कई लोग बड़े गायक बन गए, लेकिन आज भी उनकी कहीं कोई पूछ नहीं है। गायली जय गीत हम गान छा कि मतलब यो ऋतु बसंत चैत को आम छ मतलब चैत घूती गुरान लगी तो ये हम लोगों ने पहले यूं कलाकारों से ने ले हमारा है। डांगी चौड़ा गांव का यह हमारा दूसरा दौरा है। इस बार हमारी बेड़ा समुदाय की 3 पीढ़ियों से मुलाकात हुई। जब हम डांगी चौड़ा पहुंचे तो पहली मुलाकात हुई 55 वर्षीय मकान लाल से। जब हमने उनसे कहा कि हम बेड़ा परंपरा पर कुछ जानने आए हैं तो वह उबल पड़े। बोले कि जो गीत हमें रोटी नहीं दे सकता उसे गाकर हम क्या करेंगे। वह खुद मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि वे कभी अपनी परंपरा से नहीं जुड़ पाए। वे अपने परंपरागत पेशे को इसलिए नहीं अपनाना चाहते हैं कि उन्हें उसमें न तो सम्मान मिलता है और न रोजगार की गारंटी। तो नहीं आए दिल में, तो उस टाइम बचपन की उम्र थे। बचपन में हमने जो है नहीं किया उस काम को। बहुत बातचीत के बाद इस बात पर राजी हुए कि उनके पुरखों की विरासत बची रहनी चाहिए। वे हमें अपने घर ले गए। जो व्यक्ति हमें बाजार में अपनी विधा के दोष गिना रहा था वही अपने घर में हमें इस विधा की तमाम जानकारियां देने लगा। मकानलाल ने अपने घर में रखे साज बाज निकाल लिए। ढोलक वो खुद बजाने लगे। उनकी पत्नी विमला देवी, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, उन्होंने अपना परंपरागत घाघरा निकालकर नृत्य करना शुरू कर दिया और कई बादी गीत उन्होंने सुनाए। मकानलाल के 2 बेटे हैं। उनमें से एक तो मेहनत मजदूरी का काम कर अपने परिवार को पालता है। दूसरे बेटे बिराजलाल की पत्नी नहीं है। यह कोई काम धाम नहीं करता। उसकी 2 बेटियां हैं। इनकी परवरिश भी मकानलाल ही करता है। इनमें सीमा 10वीं और बीना 9वीं कक्षा में पढ़ती है। खुदेड़ी न रे मेरी खुद माँ ही प्यारी आसुना बगैर परदेस माँ छो प्यारी खुदेड़ी न रे मेरी खुद माँ है प्यारी आसुना बगैर। मकानलाल जितना कठोर दिखाई देते हैं उतने नहीं हैं। इन बच्चों की जिस तरह वे परवरिश कर रहे हैं वह बहुत प्रेरणाप्रद था। मेरा नाम सीमा। सीमा क्या पढ़ती हो ना आप? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 10th में पढ़ती हूँ। चैता की चैतवाल्या शिवजी का बागवान सची फूल फूल्या छना
अरे फूल फुल्या छना हा फूल फुल्या छना सीमा ने अपनी दादी का परंपरागत घाघरा पहनकर कई गीतों में नृत्य किया। वह कहती हैं स्कूल के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा वह अपनी परंपरा को बचाए रखने में रुचि रखती है। वह चाहती हैं कि उनकी परंपरा को नए तरीके से गीत संगीत का मंच मिले। इसी पीढ़ी का अजीत तो अपनी परंपरा के लिए नई पीढ़ी के ध्वजवाहक की भूमिका में है। वह बहुत मधुर कंठ से गीत गाता है। उसने नए गीतों के अलावा कुछ वादी गीत भी सुनाए। उसने एक बहुत पुराना गीत जो अब नए रूप में कई लोग गा रहे हैं उसे मौलिक रूप में ही हमें सुनाया। हाँ पंख होदा मेरी प्यारी मैं उड़ी है जांदू छाती लगे जिया घोरी गोला लांदू। ब्रजलाल अब अपना परंपरागत पेशा छोड़कर अन्य कामों में लग गए हैं। उनका बेटा है अजीत, बहुत होनहार। स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिताओं से लेकर गीत संगीत में वह अच्छा काम कर रहा है। अजीत को अपनी परंपरा से बहुत लगाव है। वह चाहता है कि बेड़ा परंपरा के संरक्षण और संवर्धन पर काम होना चाहिए। बहुत छोटी उम्र में भी गीत संगीत के बारे में उसकी साफ साफ समझ है। वह पढ़ाई में तो अव्वल है ही, स्कूल की सभी गतिविधियों में भाग लेता है। दगड़े को दगड़े तो गाजा के जांदी छुनछुन का टोली का छुड़का बजांदी रसी लगी तो कि तू घोड़े लगांदी पुरपुर को तो मत तू पट्टे उड़ांदी डांडा सी मोले तू देसी प्योलाड़ी चमके उदासी परदेसी मुंदूली ते देखी एक बात आई उमनमा तेरे रो साथ छो पहले जन्मा हो तेरो मेरे साथ छयो पहला जन्म मां तेलड़िया ते देखे के आंधे मनमा तेरो मेरे साथ छयो पहला जन्म मां तेरो मेरे साथ छयो पहला जन्म मां। अजीत संदेश के तौर पर कहते हैं अब ज़्यादातर हिंदी गाने और वैसे मॉडल गाने आ गए। हम चाहते हैं कि पुरानी गीतों की कला आगे बढ़े। डांगचौड़ा जहां वादियों की समृद्ध परंपरा है वहीं नई पीढ़ी में भी इसको अपनाने की प्रति रुचि है। लेकिन बदलती सामाजिक परिस्थितियों, लोक विधाओं के प्रति लोगों की रुचि न होना ऐसे बहुत से कारण हैं जो एक समृद्ध विधा को आगे बढ़ने से रोकती है। परंपरा पेश रहे होगा ना तो क्या किया उन्होंने हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। वैसे तो छोड़ो उन्होंने यहाँ, और अब तो ये परंपरा है ही नहीं। अब तो सब तो कर रहे हैं हमारे लिए। कहाँ कर रहे हैं आप? नहीं शुरू कहाँ कर रहे हैं? जब गांव में आप जाते हैं भी सम्मान करते हैं लोग आपका, ऐसा कहाँ करते हैं सामान? अब तो कोई दरवाजे पर खड़े नहीं होते। आपके बेटे ने गीत गाया तो हमने तो उसका सम्मान ही किया। तुमने किया होगा ना समाज में, यहाँ तो तुमने किया होगा। समाज हमारा तो कोई भी नहीं करता है। बेड़ा बीड़ी समाज में अपने प्रति उपेक्षा का भाव गहरे तक है। सरकार की नीतियों से वे खफा है। कभी मानव कल्याण के गीत गाने वाले ये आदि गायक अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनके सामने रोजगार का संकट है, सरकारी उपेक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा से उपजी निराशा भी है। यह निराशा कब दूर होगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक जद्दोजहद तो है लोक विधाओं को संरक्षित करने की। है जी, ना उससे हमारा बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ किया ना हम आगे उससे वो चढ़ी। तो क्या करना है इस काम करके हमने तो। दरअसल वादियों की भी वही समस्याएं हैं जो और लोक विधाओं की हैं। अभी उसके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। डांगीचौड़ा के सभी बंदी अपने परंपरागत व्यवसाय से विमुख हो चुके हैं। सब ने अपने अलग अलग व्यवसाय पकड़ लिए हैं, फिर भी अपनी थाती से उनका यह लगाव देखते ही बनता है। आज हम हैं रुद्रप्रयाग जिले के सुमाड़ी गांव में। सुमाड़ी केदार घाटी के मुहाने पर है, तिलवाड़ा के नजदीक, बिल्कुल मंदाकिनी के किनारे पर। बेड़ा बेड़े की बहुत पुरानी परंपरा रही है यहाँ। कुछ कुछ आज भी है, कुछ दिक्कतों, कुछ निराशा और बदलती सामाजिक संरचना के बीच जद्दोजहद भी है। अभी एक पीढ़ी के अवसान के बाद नई कौंपलें फूटेंगी, इस पर भी अंतर्द्वंद है। यहाँ हमें इस तरह का द्वंद्व साफ दिखाई दिया। यहाँ हमारी मुलाकात हुई वादी गायन की पुरानी परंपरा की गायिका श्रीमती दर्शनी देवी से। नाम मेरी दर्शनी है।
लड़ियासू लाहौरी ग्राम सभा में रहता, सामान करती थी, खाना पीना, रहने के लिए ठिकान बिस्तरा ऐसे देवतों की कोशिश होती थी। बहुत गीत और नृत्य किए हैं दर्शनी जी ने। दर्शनी सुप्रसिद्ध वादी गायक स्वर्गीय मोहनलाल की पत्नी है। मोहनलाल ने बेड़ा परंपरा के गीतों को नई ऊंचाइयां दी। उनके साथ हमेशा खड़ी रही दर्शनी देवी। अब तो बच्चे कोई नहीं करेंगे इस काम, इस ये बढ़िया है ऊपर मेरे के साथ, तो वो करेगा या मैं करूँगा, तो हम मर जाएंगे तब आगे कुछ तब पेट तो पालेगा ये लोग, तो कैसे भी करेंगे। दर्शनी देवी आज भी अपनी बर्ती पर जाती हैं। उनका कंठ आज भी सुरीला है। वह बड़े मनोयोग से गीतों को गाती हैं। हाथे गुलाब बगीचा सारा शिवलिंग चढ़ाइन जौन जलेदार, दखिना बेटी मुनि जी आइन जम्बुदी पामऊ जाला हुइना, दखिना बेटी मुनि जी आइन जम्बुदी पामऊ जाला हुइना। दर्शनी जी का कहना है कि हमारी परंपरा पीछे छूटने का सबसे बड़ा कारण इसे सम्मान न मिलना है। गांव में लोग अब पहले की तरह हमारी विधा का सम्मान नहीं करते। दूसरा कारण रोटी रोजगार का भी है। सरकार की ओर से कोई भी संरक्षण नहीं मिल पाता। इसी वजह से अब नए लोग अपने पेशे के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं हैं। तो ऐसा दिन विदत किया, अब अभी भी 7 है, किसी का 1 है तो किसी का 2 होगा, तो किसी का, पर तब भी 7 परिवार है। अच्छा, अभी है, अभी भी है। काम तो करते नहीं ये वाला, अब काम इसको कौन करेगा। ये काम हमारे तक है। हम तो करते थे 2 बोल बुढ़िया। अच्छा, मेरे घर वाला भी थी। अच्छा, ढोलक बजाने वाली भी। अच्छा, पर अब जब घर वाले नहीं है तो अभी भी हम जाती हैं अपनी बिरती में, तो मना नहीं करती हैं। अच्छा, कि नहीं देंगे तुमको काम। उनके अनुभव खट्टे मीठे रहे हैं। बदलती सामाजिक संरचना में परंपराएं पीछे छूट रही हैं। इसके उलट उनका बेटा अब भी समझता है कि उनकी विधा आगे बढ़ सकती है। 10वीं में पढ़ने वाला पवन कहता है कि यदि हम अपने गीतों को नए संगीत और आज की जरूरतों के हिसाब से ढालें तो हमारी विधा को लोग अपना सकते हैं। मेरा नाम पवन कुमार है। मेरा पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री मोहनलाल है। मेरे पिताजी गांव में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, जैसे शादी ब्याह में, जैसे मुंडन, चूड़ाकरण, जो भी कार्य शुभ काम होते थे उसमें जाते थे। मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं गांव-गांव में जाके नहीं, मुझे भी मंच मिलना चाहिए। मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अगर मुझे एक मौका मिले। पवन के पास गीत संगीत की अच्छी समझ है। वे गढ़वाली गीतों के अलावा हिंदी गीत भी अच्छा गाते हैं। उनमें अपनी विधा को आगे ले जाने की मंशा है। खुद पवन ने हमें बहुत अच्छे वादी गीत सुनाए। पावन मेरो उत्तराखंड, गढ़ भूमि मेरो गढ़ देश, 100 बार मिलू जन्म भूमि में, 100 बार मिलू जन्म भूमि में, ये ची आखिरी ख्वाहिश। हम यहाँ कई ऐसे परिवारों से मिले जिनका यह परंपरागत पेशा था। यहाँ हमारी मुलाकात हुई राम भक्ति जी से। इनके पिता स्वर्गीय श्यामलाल कभी वादी गीतों के सबसे बड़े सशक्त हस्ताक्षर हुआ करते थे। बहुत नाम था उनका, लेकिन उनकी दूसरी पीढ़ी ने इसे नहीं अपनाया। राम भक्ति बताते हैं, मेरा नाम जो है राम भक्ति लाल है, गांव सिसों है, जनपद रुद्रप्रयाग का रहने वाला हूँ, तहसील जोखोली है। मैं कक्षा 8वीं पास हूँ और मैंने संगीत सीखा है थोड़ा बहुत, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने आगे। राम भक्ति ने कभी इस तरफ जाने की नहीं सोची। इसका सबसे बड़ा कारण था इस विधा का सम्मान न होना। राम भक्ति ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उन्होंने भारत खंडे से संगीत की शिक्षा ली। कई सांस्कृतिक आयोजनों में वो जाते हैं, अच्छी गजलें गाते हैं, लेकिन एक भी वादी गीत उन्हें याद नहीं। ये गंगा की लहरें, ये यमुना का शोर, किरण चूमती जिसके सागर की ओर, ये जन्नत का टुकड़ा है मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा चमन, अमन का पुजारी है मेरा वतन। बहुत सारे वादी परिवारों के लोग हमें मिले
लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी कोई अपनी परंपरा पर बात करने को राजी नहीं हुआ। हम लोग जाते थे ना तो हमारे गांव में कोई लोग कदर नहीं, आ गए भाई मांगने वाले खाने वाले, कदर नहीं करते थे लोग। टिहरी जनपद के सुदूर क्षेत्र में घनसाली में खतलिंग ग्लेशियर से निकलने वाली भिलंगना अपनी अटकेलियों के साथ बहुत उन्मुक्त बनाती है वातावरण को। जीवनदायिनी है भिलंगना, एक बड़ी आबादी की संस्कृति की वाहक। इसी भिलंगना के तट पर बसा है घनसाली, बहुत खूबसूरत कस्बा। अब तो लोग इसे मिनी जापान भी कहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का अतीत भी कम गौरवशाली नहीं है। सांस्कृतिक रूप से पूरे हिमालय की छाती को अपने से लगाए यहीं रहते हैं शिवचरण जी, राधाखंडी विधा के मर्मज्ञ। स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे पौड़ी में। अब उम्र भी हो गई है लगभग 74 वर्ष। इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा सम्मान है। उनकी पत्नी थी बचनदेही, जो राधाखंडी की अंतिम गायिका थी। लोगों ने उनमें पहाड़ की शमशाद बेगम को ढूंढा। आवाज तो उनकी प्रकृति प्रदत्त थी ही, अपनी विधाओं के प्रति अनुराग भी उतना ही था। गढ़वाल विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर बनी। शिवचरण जी का मूल गांव है दौणी, पट्टी 11 गांव हिंडोल में, घनसाली से लगभग 25 किलोमीटर आगे। उनका परिवार भले ही घनसाली में रहता हो, लेकिन गांव से लगातार नाता बना हुआ है उनके शिक्षक पुत्र डॉक्टर प्रकाश चंद्र और दामाद सत्यप्रकाश जी का। अब हम हैं दौणी गांव में। सड़क तो अब यहां आ ही गई है, और जगहों की तरह सड़कों के साथ यहां की संस्कृति भी बाहर जाने लगी है। इस गांव में अभी बहुत सारे बादी लोग हैं, अभी गीत भी गाते हैं, अपनी वर्ती भी संभालते हैं। शिकायतें तो हैं, लेकिन अपनी परंपरा के प्रति अनुराग भी है। एक ही प्रांगण में सारा गांव इकट्ठा हो गया है, कुछ गाने, कुछ कहने के लिए। बहुत सारी बातें हैं उनके पास कहने को, सुनाने को, और गीत भी है। दौणी में शिवचरण और बचनदेई के अलावा और भी बहुत बादी हैं जो आज भी अपनी परंपरा से जुड़े हैं। यह अलग बात है कि समय के अनुसार उनकी नई पीढ़ी ने अपना अलग अलग व्यवसाय चुन लिया है, लेकिन वे अपनी थाती से प्यार करते हैं। श्रीमती गर्भवती गांव में रहती हैं, 60 वर्ष की उम्र हो गई है, वह अभी भी अपनी वर्ती में जाती है। 11-12 वर्ष बैठे नाचे आम सो काम था हमारा बेड है जो रे बेड देखना का गया तुम्हारी बिरत थी हमार छक्की बिरत अच्छा न हमारी बिरती हमारे जो तले बढ़ता था बढ़ता बढ़ता बाबले डोरी मैं डुनियाल जाया था या सब डुनियाल इतने जायो सुंदर से जायो सूर्य से जायो अजू तले जाना बढ़ता बढ़ता। कितने गांव की बिरती होगी? बिरत तो हमारे छक्की 9 गाँव 9 के 16 गाँव था वाला। तो अभी कर रही हैं आप सब? हाँ हम जान था हम पर्चे करने बल आया दिन। अच्छा हम बर्त बढ़ता तक बाबले बर्त ने सेठ गाँव कौन तब डोल बाण लीक सयाण होंदु तस गुड़ गाड़ लियोंदु चौल लियोंदु तब बर्त हम बढ़ता हम पहले हम बर्त पूजते था बाबल सन हम पूजने से आलदू लाण 2 बतकन तो डोल को ले आना हम तक में तो हम बर्त बाटी तब बर्त बाटे के हम तक में तो से कहीं लंगी होनी से बर्त हम तो बर्त में खोट दारू कुछ दारू और उन्हें कहीं नहीं लंगी हो सी ने माथा में और खोट डाला जो तब उसका एक समय तो वो था जब आपको इतना सम्मान गांव के अंदर सब होता था, और एक आज का भी समय है जब चीजें बदल गई हैं। अब आपके गांव में भी हम तो जाना चाह जो जानने अब वो सम्मान में कोई कमी आई है या कैसा लोग त्योहार करते हैं आपके साथ? हम तो खो मारना ना। अच्छा हम सेठ कुड़मार से पर्च जाए पूरी गाड़ी ली। अच्छा हाँ अच्छा लोग मैं ऑफिस अंदर आवर अच्छा अब तब बर्त बाटे हमने तो हम पानी पिठाए दिन पर से उमतेंगे ना से ब्याह नहीं के बाबू श्यामपुर और तो ना पस लोग नहीं पर तो ना मार करता तो काम करे ना कुछ एक काम करके फायदा च जहाँ हमसे कुछ नहीं मिली और जो दगड़ा में गए बामन दगड़ा में गए और हमसे कुछ नहीं मिली रजू तरह हम तो देवता खातर तेल फिर डरो ना अजो बर्त बटने लगे था तो हमारे मेरे माल का बर्त बटी लांग बेडवार खेली कौन पर मुर्खे लगाए लोग ना हाथ भर धागड़ लगाए ना और बात हम छड़ छोड़िया
ये छोड़े ना पुराण खान थोड़ा है कुछ देने लेने तो क्या करने काम करे थे सुधा भी रबन कथा लड़े गए हम 11 जन। अच्छा लोगों ने और काम शुरू कर दिया फिर नहीं अब कुछ ना कुछ देने ना लेने पर हम जानते जान सा तक जब तक डरो ना जान पड़ दो है ना लोग अभी बुलाते हैं वो लोग परचे गए हम भगवाया दिन जैसे भगवा हो ना तो बलराज होंगी उन दिनों दूसरे गीत गाते थे तो ये आया अब काम लेनी जहाँ लगे लमन गीत बोल और साल तो बह गया अरे फटे आ तब लेकिन गीत अब हमारे गीत भोंके हम ले लेन। आजकल क्या गीत गाते हैं है चले गए वृत्ति में क्या गीत गाते हैं आजकल? कब गीत गाते हैं या पुराने गीत गाते हैं? पुराना गीत हम कुछ नहीं गा रहा गीत गात अच्छा हम खाली बर्त बटन अरे चले तो मैं साफ थे पहले गिटार न 4 जन मैं नौन थे बदल थे ना ये कलाकार डियार वाले थे ना हमारे मैं नौन तसे थे तो मैं साफ से नचार था पिछवाड़ फिर गाड़ी गए बोले श्यामवासु अरे वार फिर मैं साफ राधा खंड खेल पराती पर नाची मुँह में गिलास धरी हम तो नहीं जानता ना पर मैं सास मुँह में गिलास अब पराती पर नाचन तो सरकार से पेंशन मिली सरकार से पेंशन मिली 15 रुपये में सासू की और 10 रुपये में ससुर जी की सरकार सरकार सड़क आने था हम भी है और बगता कुछ बात नहीं हुए है तो क्या कहने काम करे थे सुध लगा बोल गीत वो साहब गीत पर्चे तक ना कहा तो गीत गात लगा ना ठग ठगना मनन अरे हो गया गाय का रम हो गया अनाज है ये मौको पैदल लिया सुध तैं तो खूब पुले हम अरे बेंच हो गया कुछ ले लेना हम गीत बेंच बाहर के समक। गर्भवती की तरह का ही और लोगों का मानना भी है आधुनिक होते समाज में वादियों की कला पीछे छूटती जा रही है। 60 वर्षीय बिमला देवी और भागीरथी भी अपनी कला की विलुप्ति से आहत है। कर दे थे याद कर दल पर हम जान नहीं चाहना बिल्कुल ना कख जाना हम था अब जब लोग पार्टियों में छन हम बोलो ना संस्कृति में छन बोलो ना तो हम के जाना बन गाँव में बोरंगी दुनिया हो गया अब अपने छन नाचना दगड़ा मत क्या कर पहले तो समाज था हमारो तो बनी रही तो कोई सीख जालो तो हम दड़ी कोई सीख जालो तो अच्छी बात रहे अगर नहीं सीख तो कोई तो हम क्या करना मन जो हम मुझे से हमें मुझे है हमारी संस्कृति हम लोग लेखना छन हम अनपढ़ छा पर हमारी संस्कृति हम हमारे पास में सिर पे सिर की चमक हाथ में मेले की धमक गाड़ी मखमल की बीछी गाड़ी मखमल की बीछी उसमें बैठा है बड़ा शादी बनरी के लिए आज मुबारक भागदी जो अब 70 वर्ष की हो गई हैं, उनके पास अपनी विरासत के बारे में कहने को बहुत कुछ है। गीत लगाए नमना नाचे चाहे हम लागी बिडवारती करे नमना आई स्वांग लगे न जो ये चन जो ये क्या वादन ये का मुखारा रन थाया आई मुगट रन थे मुगट न आई तो मुगट पेरियन थई तो महादेव पार्वती का मुगट पेरियन थई पहले गणेश जी की मुगट पेरियन थई तब जब मुगट पेरियन थे तब लोग आरती लियोन थाया धूप लियोन थाया पिटें लियोन थाया आई पिटें लियोन थाया तब लोग हमारा स्वागत कर थाया तब फिर महादेव पार्वती ओन थई तब फिर लोग पिटें लियोन थाया फिर लोग जोनाड़ लियोन थाया धूप लियोन थाया लोग हमारा स्वागत कर थाया तब फिर जब कभी लांगी बिटवारती हुए बोली आई तो जना बांध जना की बर्फ बेल सन देना न बर्त तो नहीं देखी पर लांग देखे हमने लांग देखे हमने तो तनी बांध जने बर्फ बेल सन देना न बांध तना बांध ध्यान था हम लोग सनी हमारे जो मर्दों सनी ठीक है तब जो मर्दों सनी बांध दिया था तो ये खाने पीने नहीं खानता सयानो ले जान तो कन्ना। एक और पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी विरासत के लिए चिंतित हैं, दूसरी ओर नई पीढ़ी को शंकाएं हैं। वह अपनी परंपरा को सम्मान तो करती है लेकिन उसके लिए सामाजिक और सरकारी स्तर पर संरक्षण न होने से आशंकित भी है। यही वजह है वह गीत संगीत के साथ तो जुड़ी है लेकिन अपने गीतों को नहीं गा रही। क्यों नहीं गाने? इस चीज से हमें ये हो गया कि पीड़ा हुई सर,
पीड़ा इसलिए होगी जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमारा मान सम्मान नहीं मिलता हमें, इसीलिए इस कारण ये लुप्त हो रही है हमारी जो पुरानी संस्कृति है, इसीलिए लुप्त हो रही। क्योंकि कि हमारे बुजुर्गों ने तो झेल दिया, उन्होंने झेल दिया, पर हमें झेलने की आदत, हमें इतना मतलब वो हो गया कि झेलना नहीं, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हमारे पास अच्छी आवाज़ है, गा सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच रख सकते हैं, पर तब आने चाहिए कि कहीं हमें जाके भी कहीं हमारा स्टैंड मिले, प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। 44 वर्षीय धनीराम आर्या ड्राइवर हैं, जयेंद्र युवा है, दिल्ली में होटल में काम करते हैं, अनिल देव परोपकारी हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। इन सब लोगों को अपनी परंपरा से लगाव होने के बावजूद बहुत शंकाएं हैं। मैं स्वयं बजाता भी हूँ और गाता भी हूँ, थोड़ा बहुत पुराने गीत हैं, क्योंकि मेरे पिताजी गायक थे जो पुराने थे। अभी माँ बता रही थी असने के बारे में, तो हमारी 9 गाँव फैगुल बेटा है, हमारे 9 गाँव फैगुल हमारे पास वृत्ति है, जिसे हम आज तक भी जिंदा रखते हैं, कोशिश करते हैं। पर समय ये है कि हमारा दुर्भाग्य इसलिए है कि वहाँ पे डूब क्षेत्र में गांव आ गया, जिसके कारण हमें वो ज़मीन ना मिली। वहाँ पे ज़मीन इसलिए नहीं मिली कि हमारा वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए सरकार ने हमारे पास कोई एक्शन नहीं लिया, ना गाँव वालों ने हमें कोई एक्शन लिया। पर तब भी हम उस चीज़ के लिए अभी तक प्रयास करते हैं कि ये हमारा परंपरा जारी रहे। जब आज को कहीं प्रांगण मिलेगा, गाने का मौका मिलेगा, भी हमारे भाई साहब इतना अच्छा गाते हैं, पुराने गीत उनके अंदर इतने हैं कि चाहे उनके पिताजी भी इसी काम को करते थे, मगर उनको कहीं गाने का मौका ही नहीं मिलता, तो फिर हमारे अंदर कला छुपी हुई है। फिर जब कला छुपी हुई है तो फिर हम इधर उधर हाथ मारें, कोई होटल में जा रहा, कोई ड्राइवरिंग सीख रहा, कोई विदेश जा रहा, कोई कहीं, क्योंकि हमारी कला मुक्त हो गई एकदम से। बस देखो सर, हम इतनी बड़ी सोच रख सकते हैं कि हम एक बड़ी टीम बना देंगे अपनी ग्राम सभा दोणी के अंदर, कि हमारा नाम दिल्ली का पूरे विदेश तक हो जाएगा। युवाओं के अलावा नई पौध भी है जो अच्छा गा रही है। 14 वर्षीय मनोज 8वीं कक्षा में पढ़ता है, बहुत सुंदर गीत गाता है। ये चुमना ककवली तू बैठी, ये मैक दांडुआ करीक, ले चुमना ककवली तू बैठी, मैक दांडुआ करीक। उसे अपनी कला से बेहद लगाव है, उसे भी लगता है कि उसकी परंपरा का संरक्षण हो। गढ़वाल में अन्य वादियों से कुछ अलग है टिहरी का ये क्षेत्र। यहाँ हमें राधाखंडी विधा की अधिकता मिलती है। राधाखंडी को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है शिवचरण और उनकी पत्नी बचनदेई ने। राधाखंडी का एक बड़ा फलक है जिसमें गीत हैं, भाव हैं, भाव भंगिमाएं हैं, आध्यात्म से लेकर प्रणय और सामाजिक सरोकारों से लेकर आम जनजीवन का प्रतिबिंब है राधाखंडी विधा में। शिवचरण और बचनदेई ने बहुत समृद्ध किया इस विधा को। हम जब बिडवार्थ में जाते थे तो बिडवार्थ में ऐसा होता था कि जब बावल की रस्सी रहती थी तो उसमें हम हमारे सर पे चावल थापे जाते थे, और गोद में ढोलक रहती थी, हाथ में तलवार रहती थी, तलवार, सफेद कपड़ा सर पे रहता था। ये चीज होती थी जिस गांव में, उस गांव में चूहा, पक्षी, वो नुकसान करने वाली चीज वो नहीं रहती थी। मूल दिक्कत ये है साहब कि एक तो आर्थिक स्थिति हमारी डाउन है, इतना पैसा नहीं है जितना चाहिए, जितने खर्चा चाहिए हमें इतना नहीं है। दूसरे में अपने अपने काम पे सब लग गए, इतना पूर्ति नहीं होती है। एक हमें स्टेशन नहीं है कहीं, एक हमारे जो मतलब ट्रेनिंग सेंटर हमारे लिए होता कहीं, तो इतने लोग सब उसमें जाते ट्रेनिंग सेंटर में। दिगदारी इसी में तो फंस गई, सुना हमसे और गाया किसी ने, नाम उसका हुआ। हमारे हृदय में गीत ही गीत है, दिल से बोल रहा हूं मैं। जब तक मैं जिंदा हूं, 70 साल का मतलब 74 साल का हूं मैं, तो जो भावी पीढ़ी है वो अगर सीख जाएगी मेरे से तो कितना सुंदर बात होती है। समाज सुलझी हुई नहीं है। गीत हमने गाया है, गीत हमने गाया, जरूर गाया है, बहुत पुराने पुराने गीत गाए हमने, लेकिन क्या करें, इसका फायदा और उठा रहे हैं। हमसे पूछता ना कि इसकी धुन क्या है, ओरिजिनल धुन नहीं है। ओरिजिनल धुन तो हमारे पास है, उनके पास कहाँ है? वो तो नई धुन में डाल रहे हैं उसे। साहब से बहुत उम्मीद है और हम उनका धन्यवाद करते हैं जी। शिवचरण की उम्र 74 वर्ष हो गई है।
आंखों में आज भी वही चमक। लंबे समय तक स्वास्थ्य विभाग में काम किया, कई लोक नाट्यों में अपनी भागीदारी की। बुढ़िया देवता के स्वांग में उन्हें महारत हासिल है। बहुत सारे रंग हैं लोक विधाओं के इस क्षेत्र में। कितना बड़ा फलक है गीतों का। राधाखंडी, बसंत गीत, होली गीत, लांग, बेड़ावर्त, जागर, मांगल, राजवंशों का इतिहास, देवी देवताओं की स्तुति। जितना इन्हें छूने की कोशिश करेंगे बढ़ते ही जाएंगे। चंदेई ने इन विधाओं को जीवन पर्यंत आगे ले जाने का काम किया। बहुत लोकप्रिय थी वचनदेही। लोग उन्हें पहाड़ की शमशाद बेगम कहते थे। उन्होंने बासंती गीत गाए, 16 राधाखंडी रास, 50 से अधिक लोक गाथाएं, सैकड़ों समसामयिक गीत गाए। वचनदेही के अवसान और शिवचरण की बढ़ती उम्र के बाद क्या यह विधा आगे बढ़ पाएगी? उनके शिक्षक पुत्र डॉक्टर प्रकाश चंद्र इस विधा को आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं। उन्हें पहले अपने माता पिता से शिकायत थी कि वे क्यों इन गीतों पर अपना समय जाया करते हैं। उन्हें समाज में सम्मान तक नहीं मिलता। अपनी मां की लोकप्रियता के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया, नौकरी से स्वैच्छिक अवकाश लिया। अब इस विधा के लिए काम कर रहे हैं। सन 90 से जो है इस पे मैंने अपने माता पिताओं के साथ देखा है और उनके साथ में कई मंचों पे भी गया हूँ और देखा है। तो जो हमारे ये श्यामवेदी परिवार वाले लोग हैं, इन लोगों ने, जैसे अभी आपसे बात हो रही थी कि लोक कल्याण के लिए गीत गाए हैं। जिस ज़माने में कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था और ना ही कोई समाचार पत्र थे, तो उस ज़माने में हमारे जो ये समाज के लोग थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा कर के गीत गाते थे। मनी कहीं पे कोई, माना कि सपोज बाढ़ आ गई या राजनीति जो प्रचार प्रसार आजकल जो लोग कर रहे हैं, उस तरह का ये लोग गीत गाते थे। तो मेरा सरकार से भी और आप लोगों से भी ये निवेदन है कि ये विधा बच सकती है, लेकिन एक तो इसमें एक ये चीज़ हुई कि एक तो जो है सम्मान नहीं मिला। तो जो यदि जिस समाज को, जिस परिवार को और जिस व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा, वो आगे क्या सोचेगा कि मैं क्या करूं। प्रकाश चंद्र तो है ही, उनसे ज्यादा सक्रिय है शिवचरण के दामाद सत्य प्रकाश। सामाजिक कार्यकर्ता है, एक एनजीओ में काम करते हैं। वचनदेही और शिवचरण जी को वही बाहर ले जाते रहे हैं। एक तरह से उनकी सांस्कृतिक धाती के वारिस हैं सत्य प्रकाश। उन्होंने ही वचनदेही और शिवचरण के सारे दस्तावेज, गीत, अखबारों की कटिंग सुरक्षित रखे हैं। बहुत सारे नए प्रयोग हो रहे हैं और उसके बाद भी आप जो बेड़ा बेड़ी संगीत है जो कि विलुप्त की कगार पर है, उसको खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, उसको रिसर्च के लिए यहाँ पर आए। आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। वास्तव में ये बात सत्य है कि आज की जो स्थिति में ये जो बेड़ा बेड़ी संगीत है वो विलुप्त हो चुका है जी। उसके लिए आप जैसे ही महान लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं भी पिछले 17-18 सालों से श्री शिवचरण जी और श्रीमती स्वर्गीय वचनदेही जी के संरक्षण में रहा और मैंने भी कोशिश किया है। मेरा भी एक अध्ययन रहा है कि इस संगीत कला को जीवित रखना जरूरी है और यदि ये जीवित नहीं रखते हैं तो इनके जो कुछ बचे हुए लोग हैं, जैसे शिवचरण जी हैं, कुछ मैकोट में लोग हैं, दोणी में जो कुछ लोग हैं क्योंकि आज भी इस पारंपरिक गायिका विधा का जो है प्रचलन में है और उन पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो वो ख़त्म होने जा रही है, विलुप्त होने जा रही है और इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। तो आप जैसे व्यक्तियों का जब इस ओर ध्यान हो रहा है तो मैं ये समझ रहा हूँ, अपने दिल में ये सोच रहा हूँ कि ज़रूर ये विधाएँ, ये जो बेड़ा बेड़ी संगीत है और राधाखंडी संगीत है, ये जीवित रहने की एक शुरुआत की है आपने और ज़रूरी है कि इसको जीवित रखना है। क्योंकि आज क्या है कि जब जैसे शिवचरण जी जो हमारे संगीत गुरु हैं, उस ज़माने के कलाकार हैं, जिस दौर में लोग अपने पीठ में जो है वो रेडियो और टेप रिकॉर्ड लेके आते थे और तब इनकी रिकॉर्डिंग करते थे, आज वो चीज़, इनके ही गाने नए स्वरूप में बाहर आ रहे हैं। क्यों ना इन गानों को आप एक उस रूप में संरक्षित करें जिस रूप में ये लोग पहले गाते थे, उसी दौर में फिर एक बार
जो चकाचौंध की दुनिया है, टीवी की दुनिया है, सीरियल की जो दुनिया है, गढ़वाली गीतों में जो नए नए प्रयोग है उसकी दुनिया फिर वापस ले जाएं कि वास्तव में जहाँ से ये उत्पत्ति हुई है, जहाँ से गायकी की जो उत्पत्ति हुई है, संगीत की जो उत्पत्ति हुई है, उस रूप को एक बार उन लोगों को याद दिलाना है जो बेड़ा बेड़ी संगीत है। और वास्तव में ये एक बेड़ा बेड़ी नहीं था, बल्कि ये संगीत वो संगीत था जो उस जमाने के ये पत्रकार हुआ करते थे, संदेश वाहक हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज इन संदेश वाहकों को, इन पत्रकारों को, इन गायक शैली को लोगों ने भुला दिया है। बिल्कुल। अब जरूरत है ऐसे ही लोग, जैसे आप की जो टीम है, आप जैसे आपका जो ग्रुप इसके लिए जो काम कर रहा है, ऐसे ही लोगों की जरूरत है कि इसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। जी। और जब ये पुनर्जीवित होगा तब जाके एक सरकार के सामने, सामाजिक श्रोताओं के सामने, संस्कृति प्रेमियों के सामने, रंगकरियों के सामने उसका एक नया स्वरूप आए कि वास्तव में जो कला विलुप्त की कगार पर है उसको फिर से जीवित रखने का एक प्रयास हो, एक शोध हो, एक अध्ययन हो, एक शुरुआत हो। एक बड़ा संसार है बेड़ा बेड़ी समाज का, बहुत समृद्ध है उसकी गीत संगीत की परंपरा। बेड़ा बेड़ी पर किए गए अध्ययन में हमें बहुत पुरानी गायन परंपरा को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। इससे हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि आंचलिक संस्कृतियों में जितनी विधाएं हैं उनके सामने अस्तित्व का संकट है। इनके संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इन विधाओं में समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ जुड़े हैं। इन विधाओं के माध्यम से हमें इतिहास और संस्कृति का बोध होता है। किसी भी समाज को समझने के लिए इस बोध को होना नितांत आवश्यक है। बदलती विश्व व्यवस्था और ग्लोबल होती दुनिया में यह संकट बहुत तनकर हमारे सामने खड़े हैं। जहां पूरी चीजें बाजार बनती जा रही हैं, उनका सबसे ज्यादा असर बेड़ा बेड़ी जैसे समाजों पर पड़ा है। उन्होंने जन कल्याण के जिन गीतों को गाया वे आज नए रूप में जगह जगह बाजार में अपनी जगह बना चुके हैं, लेकिन बेड़ा समाज आज अपनी परंपरा को बताने में भी शर्म महसूस कर रहा है। यह बहुत सोचने और विधाओं के साथ अस्तित्व के खतरे को इंगित करता है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर इन्हें संरक्षण देने की दरकार है। यह भी चिंतनीय है कि जो समाज हमेशा दूसरों के लिए गाता रहा, दूसरे के कल्याण की बात करता रहा, वही समाज के मुख्य धारा से कटने को अभिशप्त है। इसलिए बहुत जल्दी इस समाज के गीतों, लांग, स्वांग और बेड़ावर्त जैसी विधाओं को किसी न किसी रूप में संरक्षित करने का रास्ता निकालना है। हिमाद्री प्रोडक्शन ने अपने विभिन्न चरणों में इस अध्ययन से कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। हमारा मानना है कि बहुत जल्दी बेड़ा बेड़ी समाज की समृद्ध परंपरा का दस्तावेजीकरण होना चाहिए। इनके गीतों का संकलन एवं प्रकाशन बहुत जरूरी है। इन गीतों को नए संगीत के साथ प्रस्तुत करना होगा। समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए बेड़ा बेड़ी समाज में आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है। जिन विकास खंडों में इनके गांव हैं, वहां संग्रहालय, पुस्तकालय और समय समय पर उनके गीतों संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना चाहिए। कलाकारों को उनकी आजीविका के प्रति आश्वस्त करना, सरकारी रेडियो, टेलीविजन, गीत एवं नाट्य प्रभाग, संस्कृति विभाग में उनकी स्थायी नियुक्ति, विश्वविद्यालयों में उन पर शोध, समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। सुप्रसिद्ध बेड़ा बेड़ियों के नाम पर स्कूल, सड़क या किसी योजना का नाम रखा जाना चाहिए। हमें लगता है कि बेड़ा संस्कृति को देश के अन्य परंपरागत पेशों के साथ परिचित कराना और उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाना चाहिए। आइए इस परंपरा को नमन करें, उनके गीतों के संदेश को आत्मसात करें। जन कल्याण में रची पकी इन रचनाओं से रचनात्मकता का एक नया आकाश बनाएं। यह यात्रा जारी है, जारी रहेगी। सांस्कृतिक धरोहर को समझने की यात्रा, इसे सहेजने और संरक्षित करने की पहल करती यात्रा, अंततः नई पौंध में परंपरा का बोध कराती यह यात्रा।